हेलो बच्चों, एक बार पुनः हम जुड़ चुके हैं कथा साहित्य के साथ। आज कक्षा 12 सामान्य एवं साहित्यिक हिंदी वालों के लिए कथा साहित्य अर्थात कहानी के अंतर्गत पाठ 2 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है पंचलाइट, जो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। आपको पता है कि फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक कहानीकार एवं उपन्यासकार हैं। इनके द्वारा रचित कहानी जो पंचलाइट है, ये एक छोटा ग्रामीण अंचल की कहानी है। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स। आपको ज्ञात होगा कि पूर्व में जब बिजली की व्यवस्था नहीं थी तो सार्वजनिक कार्यों के लिए पेट्रोमैक्स, जिसको गैस बोलते थे, जिसमें मिट्टी का तेल भरते थे, पंप करते थे, उसमें रेशम का मेंटल बांधा जाता था और वो जलता था, उजाला करता था, तो उसे पेट्रोमैक्स कहा जाता था या गैस कहा जाता था। गैस की लालटेन कही जाती थी। तो रेणु जी द्वारा रचित यह कहानी जो है ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र है। गांव में आज भी गांव छोटे छोटे टोलों में विभाजित रहता है, तब भी वही स्थिति थी। उस समय छोटे छोटे मेले लगते थे, तो उसी अवसर पर एक रामनवमी का मेला लगा हुआ था, जिसमें जा कर के ग्रामवासी के एक महतो टोली के लोग पेट्रोमैक्स खरीदे और उस पेट्रोमैक्स का नाम अपने सुविधानुसार पंचलाइट इसलिए कहा जाता है, पंचों की लाइट, जिसके रोशनी का उपयोग सारे लोग कर सकते हैं। ठीक, तो पंचलाइट खरीदने के बाद जो पैसा बचा, उससे कुछ पूजन सामग्री, चूँकि नया सामान लिया गया था तो उसके लिए पूजन सामग्री खरीदी गई। अब पूजन सामग्री भी घर आ गया, पंचलाइट पे अर्थात पेट्रोमैक्स भी घर आ गया, लेकिन पेट्रोमैक्स को जलाने की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उस टोली में किसी को भी पेट्रोमैक्स जलाना नहीं आता था। तो यह कहानी एक छोटे से एक नायक उसमें है गोधन, जो एक नवयुवक है, लड़का है, और कुछ ऐसी हरकतें कर दिया है जिससे समाज द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया है, और सिर्फ वो गोधन ही उस पंचलाइट को जलाना जानता था। इसलिए गोधन के उस भूल को माफ़ करते हुए पंचों द्वारा उसे वहाँ बुलाया गया। गोधन पंचलाइट जलाता है और उसके सभी जो उसके खता है या उसके जो दोष हैं उसको माफ़ कर दिया जाता है, पुनः अपने समाज में बुला लिया जाता है। तो कुल मिला के कहानी इसी प्रकार है। तो आइए संक्षेप में इस कहानी को हम टॉपिक वाइज देखते हैं। आइए पंचलाइट कहानी का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। सुप्रसिद्ध आंचलिक कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कहानी है, जिसमें पेट्रोमैक्स को ही गांव वाले पंचलाइट या पंचलैट कहते हैं। इसके माध्यम से कथाकार ग्रामीण वातावरण और ग्रामवासियों के मनोविज्ञान की यथार्थ झलक प्रस्तुत करते हैं। ग्रामीण समाज जाति के आधार पर टोलियों में विभक्त है। सभी परस्पर ईर्ष्या, द्वेष के भावों से भरे हैं। इन समस्याओं के साथ ग्रामीण परिवेश और समस्याओं के निराकरण का शब्द चित्र कहानी पंचलाइट है। अब आइए इसका सारांश संक्षेप में देखते हैं। इसको पॉइंट वाइज हम समझेंगे। पेट्रोमैक्स यानी कि पंचलाइट पंचलाइट की खरीदारी। गांव में रहने वाली विभिन्न जातियां अपनी अलग अलग टोलियों में रहते हैं। उन्हीं में से महतो टोली के पंचों ने पिछले 15 महीने के दंड जुर्माने के जमा पैसे से रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स खरीदने के बाद बचे शेष 10 रुपये से पूजा की सामग्री खरीदी गई। पेट्रोमैक्स या पंचलाइट को देखने के लिए टोले के सभी बालक, बूढ़े, औरतें सभी एकत्रित हो गए और सरदार ने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि वह इसके पूजा और पाठ का प्रबंध करे। फिर उसके बाद पंचलाइट आ गया। अब स्थिति क्या थी? पंचलाइट को जलाने की समस्या। महतो टोले में पंचलाइट आने की से खुशी की लहर दौड़ गई। सभी जन उत्साहित हैं, लेकिन उनके सामने गंभीर समस्या है। कौन सी समस्या है? पंचलाइट जलाएगा कौन? क्योंकि टोले के किसी भी व्यक्ति को उसे जलाना नहीं आता था। महतो टोली के किसी भी घर में अभी तक ढिबरी नहीं जली थी।
ढिबरी किसे कहते हैं? ढिबरी शीशी का एक शीशी होता है, मतलब बोतल होता है जिसके ढक्कन को छेद करके उसमें कपड़े की बत्ती डाली जाती है और उसमें मिट्टी का तेल भरा जाता है और उजाले के लिए उसे रात में जलाया जाता है। तो क्यों ढिबरी नहीं जली थी? आज बड़ा लाइट जलेगा और सबके घर को उजाला करेगा, इसलिए कोई अपने घर ढिबरी नहीं जलाया था, क्योंकि सभी पंचलाइट की रोशनी की जगमगाहट देखना चाहते थे। पंचलाइट के ना जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। जब वो जल नहीं पाया और किसी को जलाने का जुगाड़ नहीं पता था, सभी के चेहरे उतर गए। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बना रहे थे। सभी धैर्य से इस अपमान को सह रहे थे, लेकिन दूसरे टोले के व्यक्ति से पंचलाइट जलवाना नहीं चाहते थे। ठीक, अगला है टोली द्वारा दंड प्राप्त गोधन की खोज। जिस गोधन को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया था, अब उस पंचलाइट को जलाने के लिए उस गोधन की खोज शुरू हो गई। गुलरी काकी की बेटी मुनरी अपनी सहेली कनेरी से कहती है, गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन टोली की पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। यह सूचना सरदार तक पहुंची कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। सभी पंचों ने सोच विचार कर अंत में यह निर्णय लिया कि गोधन को बुलाकर उसी से पंचलाइट जलवाया जाए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब मुनरी काकी की जो लड़की थी गुलरी के कहने पर गोधन को पंचों द्वारा बुलाया गया। अब आगे क्या होता देखिए। पंचों द्वारा गोधन को क्षमा करना। गोधन ने जिस समझदारी से पंचलाइट को जला दिया, उससे सभी प्रभावित हो गए। गोधन के प्रति सभी लोगों के मन का मैल दूर हो गया। गोधन ने सभी का हृदय जीत लिया। मुनरी ने प्रशंसा भरी दृष्टि से गोधन की ओर देखा। सरदार ने गोधन को अपने पास बुलाकर कहा, तुमने जात की इज्जत रखी है, तुम्हारे साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर निमंत्रित किया। गोधन एक बार फिर से मुनरी की ओर देखा, जो नज़र मिलते ही लज्जा से पलकें झुका लेती है। अब इसमें देखिए, इस कहानी में क्या है कि गोधन एक मुख्य नायक है और मुनरी जो है नायिका है, और इसी की सज़ा में वह मुनरी को देख करके फिल्म का गाना गाता है। उसी को देख करके सब समाज के द्वारा उसे निकाला कर दिया जाता है, हुक्का पानी उसका बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब पंचलाइट को जलाने की समस्या आती है तो उसके सभी दोषों को माफ़ करके उसे समाज में बुला लिया जाता है। अब आइए इस कहानी का उद्देश्य देखते हैं। दूसरा इसका महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका उद्देश्य। अब इसका परिचय जो है पूर्ववत है। आंचलिक कहानीकार फणेश्वर नाथ रेणुका ग्रामीण अंचलों से निकट का परिचय है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? आंचलिक उपन्यासकार या कहानीकार। बिहार राज्य के अंचलों के सजीव चित्र उनकी कथाओं में झलकता है। पंचलाइट भी बिहार के आंचलिक परिवेश की कहानी है। इस कहानी में ग्रामीण अंचल का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है। आवश्यकता बड़े बड़े संस्कार और निषेधों को भी अनावश्यक सिद्ध कर देती है। यह कहानी के केंद्रीय भाव का आधार रहा है। यही कहानी का रोचक सार्थक उद्देश्य बन गया है। पेट्रोमैक्स का मुख्य केंद्र बिंदु बनना, उसका न जलना, गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसके सारे दोषों को माफ़ कर दिया जाता है। उसके प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं तथा उसे इच्छित आचरण करने की अनुमति मिल जाती है। ग्रामवासी जाति के आधार पर टोलियों में विभक्त हैं। वे आपस में ईर्ष्या द्वेष के भावों से भरे रहते हैं। आधुनिक युग में भी कुछ गांव और जातियां पिछड़ी हुई हैं। अतः अप्रत्यक्ष रूप में रेणु जी ग्राम सुधार एवं ग्राम विकास पर भी प्रकाश डालना चाहते हैं। इस प्रकार इस पंचलाइट कहानी का मुख्य उद्देश्य और इसका सारांश आपने पढ़ा, और आप अपनी पाठ्य पुस्तक से उस कहानी को एक बार ज़रूर पढ़िएगा। उससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, मैंने उस पढ़ने से, और इसको अपनी कॉपी में लिखिएगा। धन्यवाद।